हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड दिस इज़ पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम यूपीएससी अनलॉक्ड एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई दूसरा सब्जेक्ट भी जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप मुझे मेरे मेल बॉक्स पे या फिर मेरे मैसेज बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और अकॉर्डिंग टू मी बेसिक से स्टार्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक चैप्टर अगर आप समझ जाते हो तो आपको आगे के चैप्टर समझने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने बस अपने लैपटॉप पे अपनी एनसीईआरटी की बुक्स ओपन कर रखी है, तो मैं आप लोग को वहीं से समझाती हूँ। तो आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक अपनी ओपन करके रखें और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो वो ज़रूर पूछें, समझने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। तो अभी मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की है। सिविक्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की है। तो हिस्ट्री में मैं चैप्टर 5th पे चल रही हूँ। तो चैप्टर 5th पे जो थी वो चैप्टर था आप लोग का किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो अभी हम पार्ट 2 पे हैं। तो चलो हम लोग आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, और आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके जो भी यूपीएससी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई, पढ़ाई की वीडियोस बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है। और लेकिन ठीक है, मतलब अच्छी नॉलेज भी हो जाती है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो क्यों ना आप दूसरों के साथ शेयर करो, ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई डाउट हो या कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आए तो प्लीज़ डिस्कस विद मी, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इस चैप्टर का 5th का हमने जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर दिया था। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने वर्ण व्यवस्था तक आप लोग को समझा दिया था कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनको किन किन बेसिस पे डिवाइड किया गया, किसको किसको क्या अधिकार प्राप्त हैं, किसको किसको क्या अधिकार प्राप्त नहीं है, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखो, वहाँ से आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलो हम अपना यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये है जनपद, ठीक है, जनपदार्थ। तो अभी यहाँ पे एक आप बाउल देख रहे हो। तो प्रिंटेड ग्रेव वेयर प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ प्रिंटेड ग्रेव वेयर। They were extremely fun to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food, ठीक है। तो अभी आप पहले ये समझ लो, उसके बाद हम जनपद स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप नीचे एक बाउल दे रखा है, एक बाउल की इमेज दे रखी है, ठीक है। तो ये बोलते हैं इस टाइप के जो बर्तन्स मिले हैं इसमें थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं, ठीक है। तो ये जो बाउल्स हैं, इस टाइप की जो बाउल्स हैं, इसकी जो सतह है वो बहुत ही सुंदर और चिकनी है, ठीक है। तो इसका जो यूज़ होता था वो राजा लोग बहुत ख़ास मौक़ों पे लोगों को भोजन देने के लिए, या कुछ उनके यहाँ फंक्शंस होता होगा तो खाने देने के लिए इसका यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो अभी हम जनपद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जनपद में क्या है कि द राजाज हु परफॉर्म दीज वीक सैक्रिफाइसेस वी आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदास rather than janas. The word janpada literally means the land where the jana set its food and settled down. Some important janpadas are shown on map 4. Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpadas, such as Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut, और क्या है, Atranji Khera near Eta. The last two are in Uttar Pradesh. They found that the people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard,
ठीक है. They made earthen pots. Some of these were grey in color, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. ओके तो ये जो हमारा चैप्टर है जनपद, ठीक है. जनपद में क्या होता है कि इस टाइप के जो महायज्ञ जो करते थे, ठीक है, तो जो राजाज होते थे, जो राजा होते थे, जो महायज्ञ करते थे, वो अब जन के राजा ना होकर, ठीक है, जो कुछ लोग होते थे उनके राजा ना होकर जनपद के राजा माने लगे, उस पूरी एरिया का राजा माने जाने लगा. ठीक है. तो जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का अर्थ होता है कि मतलब वो बसने की जगह, लोगों के बसने की जगह को जनपद कहते हैं. जहाँ पे लोग बसते हैं उस एरिया को हम जनपद कहते हैं. ठीक है. तो आप चैप्टर आप मैप देखना, मैप 4 में 49 में दिखाए गए हैं इस टाइप की चीज़ें. ठीक है. तो आप ये देख के सर्च करना. ठीक है. तो इसमें मैप 4 में देखना पेज 57 पे. तो पेज 57 में आपको ये मैप मिलेगा. मैप में आपको जनपद दिखेंगे. ठीक है. तो और क्या होता था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन आर्कियोलॉजिस्ट ने ना इन जनपदों की बहुत सारी जो बस्तियां होती थी, छोटी छोटी बस्तियां जिसको बोलते हैं, उसकी खुदाई की है. ठीक है. तो दिल्ली में पुराना किला आपने देखा ही होगा या सुना ही होगा. उत्तर प्रदेश में मेरठ जो है, मेरठ के पास हस्तिनापुर. एटा जो है, एटा के पास अतरंजी खेड़ा नामक कोई जगह है जो जिसमें प्रमुख है. ठीक है. तो जो खुदाई होती थी, तो खुदाई से पता चलता था कि जो लोग बहुत सारे लोग थे जो झोपड़ियों में भी उस टाइम पे रहते थे, हट्स में रहते थे, और वो बहुत सारे जानवरों को भी पालते थे. ठीक है. जानवरों को भी पालते थे. और वे जो होते थे राइस, व्हीट, मतलब जो चावल होता था, गेहूँ होता था, जौ होता था, दाल होती थी, सुगरकेन होते थे, मीन्स गन्ना होता था, तिल, सरसों, मस्टर्ड जैसी फसलों को उगाते थे. ठीक है. और क्या होता था, लोग जो होते थे फसल उगाते थे, लोग जो होते थे जानवरों को भी पालते थे, लोग जो होते थे मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे. ठीक है. उसमें कुछ रेड कलर की जो बर्तन होते थे वो ज़्यादा होते थे. ठीक है. तो सम वेयर इन ग्रे इन कलर, अदर्स वेयर रेड. कुछ ग्रे कलर के होते थे, कुछ लाल रंग के होते थे. ठीक है. तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट के ना कुछ इस टाइप के स्पेशल बर्तन बनाने की कुछ ऐसे मतलब कुछ विशेष प्रकार के बर्तन बनाने के कुछ इंडिकेशन मिला है. ठीक है. जिसको क्या बोलते हैं कि वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड इन दिस साइट नोन पेंटेड ग्रे वेयर. उनको ना पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता है. कुछ स्पेशल टाइप की इस साइट्स पे बर्तन बनाने की चीज़ें मिली हैं, बर्तन बनाए जाते थे. तो विशेष और कुछ इस टाइप की बर्तन भी, स्पेशल टाइप के बर्तन भी मिले हैं जिनको पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता था. ठीक है. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इस बर्तन पे ना, इन जो बर्तन होते थे उस पे ना चित्रकारी की जाती थी, मतलब उस पे ना कुछ बनाया जाता था. उसको बहुत सारे इसमें सुंदर सुंदर आपको पेंटेड डिज़ाइन दिखेंगे, और बहुत सारे ना पेंटेड डिज़ाइन नहीं मिलेंगे आपको, इसमें जियोमेट्रिक पैटर्न और सिंपल लाइंस भी आपको दिखेगी. तो आप देखो इसमें सिंपल लाइंस आपको दिख रही होगी, जियोमेट्रिक पैटर्न आपको दिखेगा. तो इस टाइप के बर्तन मिले हैं. ठीक है. अब आप देखो महाजनपद, ये तो हो गया जनपद. अब देखो महाजनपदास क्या होती है. तो अबाउट 2500 years ago some जनपदास became more important than others and were known as महाजनपदास. ठीक है. तो क्या होता है कि लगभग 2500 साल पहले, ठीक है, लगभग 2500 साल पहले कुछ ऐसे जनपद थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए. तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनपद हो गए उनको महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा. ठीक है. तो some of these are shown on map 4. Most Mahajanpadas had a capital city. ठीक है. Many of these were fortified. These means used walls of wood, brick or stone were built around them. तो क्या होता है कि 2500 साल पहले कुछ जो जनपद से इम्पोर्टेंट हो गए थे उनको महाजनपद के नाम से जाना लगा. ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि सम ऑफ आप इनमें से ना कुछ महाजनपद को आप ये मैप जो दे रखा है इसमें आप देख सकते हो. ठीक है. और ये जो महाजनपद होते थे इनकी कैपिटल भी होती थी, इनकी एक राजधानी होती थी. ऐसा नहीं कि महाजनपद ऐसे होते थे, इनकी एक राजधानी होती थी. ठीक है. तो
तो सोचो आप कई टाइप की जो राजधानियाँ थी, कैपिटल थे, उसमें ना जो क्या होता था कि इसके चारों तरफ जो महाजनपद होते थे उसके चारों तरफ ना एक बड़ी सी वॉल बनाई जाती थी जो कि लकड़ी की होती थी, लकड़ी की और ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, ठीक है, ये वॉल बनाई जाती थी जो कि लकड़ी, ईंट या पत्थर की होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो इसके अलावा क्या होता था कि ऐसा ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर, ठीक है, तो मतलब एक किले टाइप की दीवार बनाई जाती थी। तो ऐसा क्यों करते होंगे? तो ऑब्वियसली जो राजा होंगे तो वो डरते होंगे कि भाई दूसरे राजा का इस पर आक्रमण ना हो जाए, ठीक है। मतलब कि वहाँ के जो लोग होते होंगे वो दूसरे राजा के आक्रमण से डरते होंगे, ठीक है। तो वो कुछ जो राजा थे वो अपनी राजधानी जो होती थी उसके चारों तरफ विशाल लंबे लंबे ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करते थे, ठीक है। और इससे ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि इसके लिए बनाते थे, ये इससे ना अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। वो दिखाते थे कि उनके पास कितना ज़्यादा पैसा है, वो कितने ज़्यादा अमीर हैं और कितने ज़्यादा अमीर हैं और इम्प्रेसिव ऑल अराउंड, रिच एंड पावरफुल, और कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसलिए बनाई जाती थी कि वो राजा दिखाना चाहते थे कि वो कितने ज़्यादा रिच हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, और उनको डर भी रहता था कि कहीं आक्रमण ना हो जाए, इस वजह से भी बनाते थे। तो मतलब ये सारे रीजंस थे, ठीक है। तो ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड अ फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड more easily by the king. Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found to be all of this, ठीक है। तो क्या होता था कि वेट, तो इस तरह क्या होता था कि जो किले बनाए जाते थे, इस तरीके से जो किले के अंदर जो लोग रहते थे उनको कंट्रोल करना भी ज़्यादा इजी हो जाता था, ठीक है। तो और इस टाइप की विशाल जो बड़ी बड़ी दीवारें बनानी होती थी उसके लिए एक स्पेशल योजना की भी ज़रूरत पड़ती थी, आवश्यकता थी, ठीक है। तो और बहुत सारी क्वांटिटी में ईंटों वगैरह का, ईंटों को और पत्थरों का भी इंतज़ाम करना इम्पॉर्टेंट होता था। ऑब्वियसली आप ईंट पत्थर का इंतज़ाम नहीं करोगे, लकड़ी का इंतज़ाम नहीं करोगे तो कैसे बनेगी इस टाइप की दीवारें? तो ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही होगी, ठीक है। तो बहुत सारे हजारों जो लोग थे, मतलब स्त्री थे, पुरुष थे, मेल फीमेल थे, बच्चे थे, इसके लिए बहुत सारी मेहनत की थी, बहुत सारा इसके लिए परिश्रम किया था, ठीक है। तो इनके लिए संसाधनों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसकी भी ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है। तो अब क्या करते थे कि अब जो राजा लोग थे वो सेना रखने लगे, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती थी भाई, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब क्या करते थे ये लोग कि सेना रखने लगे। सिपाही जो होते थे, मतलब जो सेना होते थे उसमें सिपाही रखे जाते थे, उसको ये लोग बहुत मतलब नियमित हर महीने वेतन देने लगे, हर महीने एक सैलरी दे देते थे और उनको पूरे साल के लिए रखते थे, ठीक है। तो अब कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर इन सिक्कों के बारे में, तो आप किस टाइप की जो सिक्के इनको मिलते थे या किस टाइप की इनको पैसा मिलता था, ये आप चैप्टर 8 में देखोगे, ठीक है। तो चैप्टर 8 में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आप देखो ये ईंट दे रखी है, द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौसाम्बी। ये जो कौसाम्बी है, कौसाम्बी में एक किला है, उसकी दीवार है, ठीक है। तो और ये जो इमेज है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले के पास मिली एक ईंट की दीवार का अवशेष है, मतलब मिला हुआ है, ठीक है, जिसका निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। इसका निर्माण ये जो हुआ था इसका 25 साल पहले इसको बनाया गया था, ठीक है।
तो अब ये चीज़ें हैं। अब आप देखो टैक्सेस क्या होता था कि टैक्स भी होता था, तो ठीक है। तो एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वेयर ए बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स बी मेंटेनिंग बिग आर्मीज, they needed more resources as they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in case of the Raja of the Janpadas, they started collecting regular taxes. Taxes on crop were the most important. This was because most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as bhaga or as a share, ठीक है। तो अब देखो जो टैक्सेस लिए जाते थे, तो टैक्सेस क्या होता था कि जो महाजनपद के राजा थे वो बहुत बड़े किले बनवाते थे और बहुत बड़ी सेना भी रखते थे, ठीक है। तो इसलिए उनको जो चीज़ें होती थी उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो इतनी बड़ी बिग आर्मी रखते थे, उसको मेंटेन करना, तो उनको ना बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो उसके लिए उनको बहुत सारे लोगों की, कर्मचारियों की भी बहुत सारी स्टाफ्स की ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो क्या होता था कि तो अब क्या होता था कि जो महाजनपद जो होते थे, वहाँ के जो राजा होते थे, उनका अब जो काम था, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी को हैंडल करना उनके बस मतलब उनके लिए उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। तो इतनी बड़ी आर्मी को हैंडल करने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना, तो इसलिए उनका काम अब सिर्फ गिफ्ट से नहीं चलने लगा, उनको और पैसों की ज़रूरत थी और रिसोर्सेज चाहिए थे। तो वो क्या होते थे कि वो अब नियमित रूप से एक टैक्स वसूलने लगे, जो जनता थी उनसे नियमित रूप से एक टैक्स वसूला जाने लगा, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टैक्स था वो फसल पे लगाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, सबसे ज़्यादा लोग जो होते थे वो फार्मर्स होते थे, कृषक ही होते थे, किसान होते थे। तो जो उपज होती थी उसका 1/6 पार्ट जो होता था वो टैक्सेस के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, ठीक है। और जो कारीगर होते थे, कारीगर के ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाने लगे, ठीक है। तो जो श्रम होता था, जो वो लोग काम करते थे उसको वो भी मतलब आपको कारीगर जो थे वो भी टैक्स देने लगे, ठीक है। आप समझो जैसे कि एग्जांपल में एक बुनकर है, लोहार है या सुनार है, कोई भी है, तो उनको ना राजा के लिए महीने में एक दिन फ्री में काम करना पड़ता था, ठीक है। तो और पशुपालक जो होते थे उनको जानवरों के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था, या जानवर है जैसे गाय है, गाय अगर दूध दे रही है तो उस दूध के ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाने लगा। तो मतलब बहुत सारे टैक्सेस उस टाइम से लगना स्टार्ट हो गया, जब महाजनपद से जब महाजनपद बन गया, जब लोग सेना रखने लगे, बड़ी बड़ी आर्मीज रखने लगे, मतलब जो राजा लोग थे, तो टैक्सेस स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो जो व्यापारी थे उनको भी उनके सामान खरीदने बेचने पे भी टैक्स लगने लगा, ठीक है। तो जो उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं, हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, जो कि राजा को मतलब राजा को जंगल से वस्तुएं देते थे, उन पे भी टैक्स लगाया जाने लगा। मतलब कि राजा को नहीं देते थे, वो आखेटक और जो संग्राहक होते थे, मतलब हंटर्स और गैदर्स होते थे, उन पे भी टैक्स लगाया जाने लगा। वो जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं जो लेके जाते थे उन पर भी टैक्स लगने लगे, ठीक है। तो अब सोचो कि मतलब इतनी सारी चीज़ों पर टैक्स लगना उस टाइम से इम्पॉर्टेंट हो गया, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ है, टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। अब सोचो जो changes in agriculture. There were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plowshare. This meant that heavy clayey soil could be turned over better than with a wooden plowshare, so that more grain could be produced. Second, people began transplanting paddy. This meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increased production as many more plants survived. However, it was backbreaking work. Journalists, slave men and women, dasas and dasis and landless agricultural laborers had to do this work, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो
जो कृषि होती है, जो आपका एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में भी काफ़ी चेंजेज आने लगे। तो इस युग में जो एग्रीकल्चर था उसमें दो बहुत बड़ी चेंजेस हैं, ठीक है। तो जो हल के फाल होते थे, जो हल होता था ना, वो जिसके जो फाल होते थे वो अब लोहे के बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो जो हार्ड लैंड होती थी, जो कठोर ज़मीन होती थी, तो वो जो लकड़ी के फाल की कंपेयर में लोहे के फाल से लोहे की फाल से आसानी से उनको जोता जाने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो फसल थी उसकी उपज और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। दूसरे क्या हुआ कि लोगों ने जो धान है उसका भी रोपण करना स्टार्ट कर दिया। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग थे ना, वो खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाते थे। तो खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान का पौधा उन लोगों ने तैयार करके उसका रोपण स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो पहले कुछ पौधे खराब हो जाते थे उसके कंपेयर में इस बार ज़्यादा पौधे अलाइव रह गए, ज़्यादा पौधे जीवित रह गए। इससे ज़्यादा उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ज़्यादा उनकी पैदावार होने लगी, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता था कि पहले बहुत कमर तोड़ इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये काम ज़्यादातर जो दासी होते थे, दासी होती थी, या जो कमकर होते थे, मतलब कमकर आपसे जो भूमिहर कमकर किसको कहते हैं, जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो होते थे, कि मतलब उनके पास खुद की भूमि नहीं होती थी लेकिन वो मजदूर होते थे और खेती करते थे, तो वो दूसरे के यहाँ खेती करते थे, ठीक है। तो उनको कमकर कहते थे। तो इस टाइप के काम जो है ये लोग करते थे, ठीक है। तो अब आप सोचो कि एक क्लोजर लुक मगध। फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज 57। ये क्या बोल रहा है कि मगध को ढूंढो पेज 4 पे, मैप 4 में पेज 57 पे। Magadha have become the most important महाजनपद in about 200 years। तो जो क्या होता है कि जो मगध को आप ढूंढो और लगभग 200 साल के भीतर मगध जो है सबसे इम्पोर्टेंट जनपद बन के आया। मगध जो कि अभी हम पटना के नाम से जानते हैं, और आपको पता है कि बिहार की राजधानी जो है पटना है। तो वो महाजनपद जो था, सबसे इम्पोर्टेंट जो महाजनपद था उस टाइम पे वो मगध था। आज की डेट में बिहार के लोगों को जॉब्स वगैरह के लिए कहीं और जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई का सोर्सेस कम हैं, काफ़ी चीज़ें जो नहीं है। लेकिन सोचो उस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था 200 साल पहले, वो मगध ही था, ठीक है। क्योंकि गंगा और सोन जैसी नदियाँ जो है ना, वो मगध से होकर बहती थी, ठीक है। तो इसलिए जो यातायात होते थे, या पानी का जो वितरण होता था, या ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो बहुत ये सब गंगा यमुना नदियाँ, सोन नदी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और मगध का एक पार्ट जो था वो जंगलों से भरा था, ठीक है। तो इन जंगलों में जो रहते थे, हाथी रहते थे, उनको पकड़ के और उनको सेना के रूप में काम किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था उनको, ठीक है। तो और क्या होता था कि यही इस और सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं होती थी, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ भी मिलती थी। इसके अलावा क्या होता था कि इस क्षेत्र में जो लोहे हैं, लोहे की खदानें भी मिलती थी, ठीक है। तो लोहे की खदानें मिलती थी जो कि मजबूत औजार और हथियार बनाने के काम आते थे, ठीक है। तो मगध जो था, मगध बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें 2 शक्तिशाली शासक भी हुए जिनका नाम था बिंबिसार एंड अजातशत्रु, ठीक है। बहुत ज़्यादा मगध के आप याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि अजातशत्रु और बिंबिसार 2 मगध के राजा थे, ठीक है, जो कि मगध के शासक थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि दूसरे जनपदों को जीतने के लिए हर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, जो भी संभव हो सकता था, ये सारी चीज़ें करते थे। तो महाजनपद में महापद्मंड में एक और इम्पॉर्टेंट शासक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना नियंत्रण का क्षेत्र ना इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था, ठीक है। तो बिहार के जो राजगृह था, जिसको अब भी जो है हम
राजगृह था। उस टाइम पे राजगृह बोलते थे, अभी आधुनिक राजगीर है। तो आधुनिक जो राजगीर है वो कई सालों तक बिहार की राजधानी बनी रही थी, मतलब वो बिहार की नहीं, मगध की राजधानी बनी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना को राजधानी बनाया गया, ठीक है। तो बाद में बिहार की जो पहले राजधानी थी वो राजगीर थी, जो अभी राजगीर के नाम से जानते हैं, उसको राजगृह कहते थे उस टाइम पे। तो वो कई सालों तक मगध की राजधानी थी, लेकिन अभी जो बाद में पाटलिपुत्र और अभी जो पटना के नाम से जाना जाता है, तो अभी तो सबको पता है कि बिहार की राजधानी क्या है, तो वो पटना है, तो उसको अभी राजधानी बनाया गया। तो 2300 साल पहले से अब जो 2300 साल पहले की भी बात है, 2300 साल पहले क्या है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, मैसिडोनिया में 2300 साल पहले मैसिडोनिया में एक राजा था सिकंदर, जो कि विश्व विजय करना चाहता था कि मतलब सारे वर्ल्ड पे वो रूल करना चाहता था, ठीक है। वो चाहता था कि वो अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसिडोनिया इन यूरोप, अलेक्जेंडर था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर विश्व विजय करना चाहता था। तो वो क्या होता है कि वेट बुक ही बंद कर दी मैंने। अरे यार, मैं भी ना पूरी पागल ही हूँ, पढ़ाते बुक ही बंद कर दी मैंने। वो अजीब। तो क्या होता था कि wanted to, of course he did not conquer the but did conquer parts of Egypt and West Asia, ठीक है। तो पूरी तरह सफल तो वो नहीं हो पाया, पर फिर भी वो मिस्र इजिप्ट जो है या पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीत गया, और उससे वहाँ से क्या हुआ, उन राज्यों को जीतता हुआ जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें व्यास जो नदी है उसके किनारे पे पहुँच गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब उसे मगध की तरफ आक्रमण करना था, मगध की तरफ कूच करना था, तो क्या होता है कि उसका जो सिपाही था उन्होंने इनकार कर दिया। वे इस बात से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, ठीक है, कि भारत के शासकों के, जो भारत में जो शासक हैं उनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। मतलब वो जो सेना थी उसकी वजह से उसके जो सिपाही थे उन्होंने अलेक्जेंडर को मना कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से वो मगध को नहीं जीत पाया। तो अभी आप देखो एक क्लोजर लुक वाजी, ठीक है। तो वाजी क्या होता है कि वाइल मगध बिकम पावरफुल kingdom, Vaji with its capital at Vaishali Bihar was under a different form of government known as Gana or Sangha. In a Gana or a Sangha they were not one but many rulers, sometime even when thousands of men ruled together, ठीक है। ये चैप्टर आप समझ में पढ़ना, चैप्टर कह रही है लाइन मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था, तो मगध एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य बन गया था, ठीक है। तो उसके बिल्कुल पास में एक वजी नाम का राज्य था, वजी, ठीक है। तो वजी जो था उसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो बिहार मतलब वैशाली हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ एक अलग टाइप की अरेंजमेंट थी जिसको ना गाना और संघा कहते हैं, मतलब गढ़ और संघ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी वही वजी में, जिसको गढ़ या संघ के नाम कहते हैं, ठीक है। तो गढ़ और संघ में बहुत सारे डिफरेंट शासक होते थे, ठीक है। तो कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, कभी कभी लोग क्या करते थे कि एक साथ शासन करते थे, जिसमें कि हर एक व्यक्ति राजा कहलाता था। वे सभी राजा विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट टाइप के अनुष्ठान पूजा पाठ होते थे उसको कंप्लीट करते थे, और ये इस टाइप के जो राजा थे वो सभाओं में बैठते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे, उसके अकॉर्डिंग ये तय करते थे कि आगे क्या करना है, किस तरह करना है, ठीक है। शत्रु जो आक्रमण करेंगे उनसे आक्रमण से बचने के लिए क्या करना है, उससे रिलेटेड ये काफ़ी डिस्कशन करते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि इस जो लेडी होती थी, फीमेल होती थी, जो दास होते थे, दासी होती थी, और जो कमकर होते थे, वो इस टाइप की सभाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो बुद्ध एंड महावीर, ठीक है। तो बुद्ध एंड महावीर अबाउट होम चैप्टर 7, जिसके बारे में तुम क्लास चैप्टर 7 में पढ़ोगे, ठीक है। दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो क्या होता है कि
both the Buddhas and Mahavira belong to Gad या संघ. Some of most vivid description of life in the Sangha can be found in Buddhist book. आप बुद्धा की बुक पढ़ोगे ना, ठीक है, बुद्धा की बौद्ध साहित्य की बुक है, उसको पढ़ोगे तो इनके जीवन के, इस संघ के जीवन के बारे में बहुत ही आपको कुछ डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बहुत से सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है. तो अभी आप देखो ये क्या है. चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो चुका है. कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप ज़रूर समझना, ठीक है. इसके अलावा गढ़ क्या होता है? गढ़ शब्द का जो योग होता है वो कई शब्द वाले समूह के लिए किया जाता है. संघ क्या होता है? संघ अर्थात संगठन या सभा, ठीक है. गढ़ शब्द का जो प्रयोग होता है वो कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है. और संघ शब्द का जो यूज़ होता है वो संगठन या सभा के लिए किया जाता है. तो ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर याद करना, ठीक है. और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए, राजा, अश्वमेधा, वर्ण, जनपदा, ये सब चीज़ें आप लोग को ज़रूर याद करना, ठीक है. तो दीघा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. और इसमें एक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही आप लोग को आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आएंगी. इसलिए चैप्टर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि चैप्टर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन, आप कहाँ फंस रहे हो, कहाँ आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को समझ आएंगी, ठीक है. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ ज़रूर आपने पढ़ना, इमेजिन ज़रूर करना क्वेश्चन. और अभी एक इसमें एक पेज है तो वो भी मैं एक बार आप लोग को समझा देती हूँ, ठीक है. तो अभी देखो वजीस जो वर्ड है, दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ वजीस फ्रॉम दीघा निकाय, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक. तो जो वजी शब्द है, जो वजी शब्द है ना, इसका वर्णन जो है एक फेमस बुक है, बौद्ध बुक है दीघ निकाय, वहाँ से लिया गया है, ठीक है. तो जिसमें बुद्ध के द्वारा बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं. तो इसको जो ना करीब 2300 ईयर्स एगो लिखा गया था, 2300 साल पहले इसको लिखा गया था, ठीक है. तो अजात शत्रु और वजी संघ. अब यहाँ पे अजात शत्रु एंड द वजीज, ये क्या है? तो अजात शत्रु जो थे वो वजी संघ पे आक्रमण करना चाहते थे, ठीक है. तो उन्होंने अपने मंत्री, उनका जो अजात शत्रु थे वजी संघ पे आक्रमण करना चाहते थे. तो जो अजात शत्रु थे ना, उनका जो मंत्री था वस्त्रकार को उन्होंने बुद्ध के पास जो सलाह के लिए भेजा, ठीक है. तो बुद्ध जो है, बुद्ध भगवान ने पूछा कि क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, ठीक है. और उसमें जो सभी जो लोग हैं, वो सभी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो मतलब अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं. जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा होता है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वजी के जो लोग हैं वो तब तक ही उन्नति करते रहेंगे जब तक वो कंप्लीट और पूर्ण रूप से सभाएं करते रहेंगे. आपस में दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, आपस में मिलते रहेंगे और एक साथ काम करेंगे. दे फॉलोड स्टेबल्स रूल, जो रूल्स बने हैं उन जो पारंपरिक रूल्स हैं उसको वो फॉलो करेंगे. दे रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड लिसन टू एल्डर, जब तक वे रिस्पेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और बड़े लोगों की बातें सुनेंगे, ठीक है. अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान देंगे उनको. वजी वुमेन वे आर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, और जो वजी की महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उनको ज़बरदस्ती दासी नहीं बनाएंगे, बंधक नहीं बनाएंगे, ठीक है. चैत्यास लोकल स्ट्रेंस वे आर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज. तो शहरे जो सिटी और गांव हो गए उसमें चैत्यों का रख रखाव करेंगे, ठीक है. वाइस सैंड्स हु फॉलो डिफरेंट विलेज वे आर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली. और जो संत होंगे जो उनका सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, ठीक है. तब तक जो वजी संघ है वो सक्सेस होंगे, ठीक है. तो अभी जो कई शक्तिशाली राजा थे जो इन संघों को जीतना चाहते थे, ठीक है. तो इसके बावजूद उनका राज्य लगभग ना 1500 साल पहले तक चलता रहा, ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद गुप्त शासक आए, उन्होंने गढ़ और संघ दोनों पर विजय प्राप्त करके उनको अपने राज्य में मिला लिया. तो उसके बारे में भी आप आगे चैप्टर में ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है.
तो अभी देखो आप अपने एल्सवेयर में देखो, फाइंड रीजन एंड एथेंस इन योर एटलस, अपनी एटलस में आप यूनान और एथेंस को ढूंढो। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने ना एक शासन व्यवस्था की थी जिसको प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो अराउंड 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which is called democracy, which lasted about 200 years ago। मतलब वही है, 200 साल पहले, 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की थी जिसे डेमोक्रेसी या गणतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था थी वो लगभग 200 सालों तक चली थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि इसमें जो 30 साल के ऊपर उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पे डिसीजन लेती थी और साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। एक साल में 40 बार वो लोग मिलते थे और डिस्कशन करते थे। कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता था, उसके बारे में ये लोग डिस्कशन करते थे, ठीक है। तो इस टाइप की जो सभा थी उसमें सभी नागरिक भाग ले सकते थे, ठीक है। तो जो शासन के कई सारे पद थे, उसकी जो नियुक्तियां थी ना वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू भी की जाती थी, ठीक है। सभी नागरिक को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी जरूरी थी, ठीक है। औरतों को, लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ थी कि औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था, औरत नागरिक के अंदर नहीं आती थी, मतलब वो ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, ठीक है। व्यापारी शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत सारे ऐसे विदेशी थे जिनको भी नागरिकता के अधिकार नहीं मिले थे, ठीक है। एथेंस में खदान, खेतों, घरों और लैबों में काम करने वाले जो दास थे उनको भी नागरिक के अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। ये चैप्टर का 4 में मैंने अभी चैप्टर 5 में मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। सारी चीज़ें डिस्कशन हो गया, सारी चीज़ें समझा दी मैंने। तो अभी आप लोग को चैप्टर अपना याद करना है, समझना है और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर याद करें। तो चलो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।